हेलो। सभी छात्र छात्राओं को सुधीर सर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर यानी फिजिक्स के पहला चैप्टर का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं। स्टूडेंट बोलते थे कि सर आप लिखते हैं तो देर हो जाते हैं, इसलिए आप लिख दीजिए और हमको बढ़िया से समझा दीजिए। हमारी बात को बढ़िया से आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको क्वेश्चन ये रटने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? नियम भी लिखें। ये हर साल पूछता है, ये क्वेश्चन हर साल पूछता है। क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश समझ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। परावर्तन मतलब कि प्रकाश किसी वस्तु पर टकराती है, उसके बाद हमको अनुभव होती है, अब वापस वो लौटती है। टकराने के बाद, किसी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। नंबर एक, अपतित किरण, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर दो, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। चित्र आपको बता ही दिए हैं। अपतित किरण, आने वाली किरण को, सतह पर टकराने वाली किरण को अपतित किरण कहते हैं। सतह से टकराने के बाद जो किरण लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और अपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब होती है। ये तीनों जो अपतन बिंदु पर होता है, ये तीनों अपतन बिंदु पर होता है। आइए जो देख रहे हैं इस तरह से किए हुए, रंजित किए हुए, ये रंगा हुआ, कलाई किया हुआ है। इसका जो कलाई किया जाता है इस पर, वो सिंदूर और पारा का कलाई किया जाता है, जिसको हम लोग अमलगम का लेप भी कहते हैं। आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप नोट करके एक बार पढ़ के फिर अपना मन से क्वेश्चन को लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पार्श्व परिवर्तन क्या है? ये भी बराबर पूछता है। पार्श्व परिवर्तन, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किनारा बदलकर बनता है। किनारा बदलकर बनता, अर्थात बाएं किनारा दाएं तथा दाएं किनारा बाएं हो जाता है। उसी को पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रकार के परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि आपको यहां पर दिखाया गया है, देखिए P किस तरह बदलकर यहां दिखाए हैं और R किस तरह बदलकर यहां दिखाए हैं। पुलिस लिखा हुआ, इसका पार्श्व परिवर्तन किस तरह होता है। ये सब कंपटीशन में भी पूछता है, ये कंपटीशन में भी, ये तर्कशास्त्र में पूछता है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। पहला, समतल दर्पण, चेहरा देखने में हम लोग जो घर में बाल झाड़ते हैं, बाल को चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण होती है। उल्टी अक्षर को पढ़ने में, उल्टा अक्षर लिखा हुआ उसको सीधा पढ़ने के लिए आप समतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 3 जो है, नंबर जो ये 3 है, परिदृश्यक के रूप में, ये बहुत कम आपको जल्दी मिलेगा नहीं। परिदृश्यक जो एक बेलनाकार खोखले नली का होता है, एक बेलनाकार खोखले नली का होता है, और उस नली से किसी वस्तु को देखने के लिए 60 डिग्री कोण पर समतल दर्पण लगा देते हैं।
और इससे जो वस्तु को देख पाते हैं इसी को हम लोग परिदृश्यक कहते हैं। समतल दर्पण का उपयोग हो गया। अब अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गाल इत्यादि देखने में, हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा, तीसरा, मोटर कार के हेडलाइट में, जो सबसे आगे रहती है हेडलाइट और सर्च लाइट में। उत्तल दर्पण का उपयोग अक्षरों को उल्टा करने में, साइड मिरर के रूप में, गलियों में प्रकाश फैलाने के रूप में। इसको आप रोज सुबह शाम एक बार भी सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको याद रह जाएगा और लगभग लाइफ टाइम याद रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है, चलता फिरता क्वेश्चन ये है। ये आपसे बीच चौर चौराहा पर भी पूछ सकता है कि बच्चों आप पढ़ रहे हैं तो बताइए तो जरा। हजामती के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? हजामती के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? इसका उत्तर, जब हजामती व्यक्ति के चेहरे को पी का मतलब समझ रहे हैं? पी का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? पी जो है बाबू ये ध्रुव और एफ जो है मुख फोकस। ध्रुव और मुख फोकस के बीच में जब चेहरा को रखते हैं, बाल दाढ़ी बनाते समय दोनों के ध्रुव और मुख फोकस के बीच में रखा जाता है, रखते हैं तो चेहरा का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे सीधा, बड़ा और स्पष्ट बनता है। जब स्पष्ट बनता है तो उसको नाई जी को बाल काटने, दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है, जिसके फलस्वरूप हजामती करने में सुविधा होती है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। इसमें आपका मेन पॉइंट ये है, इसी पॉइंट को याद रखना है कि हजामती करते समय व्यक्ति के चेहरे को, व्यक्ति को ध्रुव और मुख फोकस के बीच में रखना है। जब ध्रुव और मुख फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और बड़ा बनता है। जब बड़ा बनेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा तो उस नाई जी को बाल बनाने में, दाढ़ी बनाने में आसानी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है? देखिएगा, चालक के सामने, ड्राइवर के सामने बगल में एक आईना लगल रहता है, एक दर्पण लगल रहता है, उसी को हम लोग साइड मिरर कहते हैं। उसको क्यों लगा रहता है? क्योंकि पीछे की वस्तु को देखते हैं। अगर पीछे की वस्तु को आप नहीं देखिएगा तो एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावना बनी रहेगी। इसलिए गाड़ी चलाते समय साइड मिरर का उपयोग एकदम अति महत्वपूर्ण देखना है। अगर कहीं पर मुड़ रहे हैं तो आपको उसको देख के मुड़ना है। डायरेक्टली नया लड़का रहता है, डायरेक्टली मुड़ता है तो पीछे से ठोका भी जाता है। इसलिए देखिएगा कि जो अच्छा चालक है उस साइड मिरर का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करना चाहिए भी। अगर आप एक्सीडेंट से बचने के लिए ये बहुत बड़ा साइड मिरर का रोल अदा करता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों करते हैं? अब इसलिए करते हैं, इसको शॉर्ट एकदम सीधा तरीका है। सीधा याद रखिए कि रोड कितना बड़ा है, मगर पूरे विस्तृत क्षेत्र को, बड़ा क्षेत्र को उस शॉर्ट छोटा करके आईना में वो चालक को दिखा देता है और चालक उसको देख पाते हैं। पूरा रोड बड़ा होता है, चालक साइड मिरर छोटा होती है। साइड मिरर क्या होता है? छोटा होती है। और वो पूरा विस्तृत रोड को उस साइड मिरर में देख लेते हैं। तो यही है कि विस्तृत क्षेत्र को शॉर्ट करके आईना में दिखाना, छोटा करके दर्पण में दिखाना, यही है। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण को साइड मिरर में यूज करते हैं।
क्या लिखे हैं, उत्तल दर्पण में विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब, विस्तृत माने विस्तार, पूरा रोड, पूरा अगल बगल, विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बहुत ही छोटा क्षेत्र में सीधा वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे और स्पष्ट बनता है, जिसके कारण चालक को पीछे की वस्तु को देखने में सुविधा होती है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अभिसारी, अभी के मतलब समझिए पहले। अभी का मतलब अभी कहते हैं ना, अभी आ गए मतलब नजदीक आ गया, मतलब पूरा दूर से सब आ रहा है और हमारे पास हमारे नजदीक में जमा हो रहा है। तो अभिसारी का मतलब वही होता है। अवतल दर्पण के दोनों सिरा जो होता है प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष है, यही प्रधान अक्ष है। यह क्या है? प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है, प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है, और जो उस पर किरण आपतित होती है प्रधान अक्ष के समांतर, वो दर्पण से परावर्तन के बाद टकरा के लौटने के बाद मुख्य फोकस पर सब जमा होती है। एक बिंदु मुख्य फोकस पर जमा होती है, अभिसारित होती है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, है ना। अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा हो जाती है या अभिसारित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा जो है क्वेश्चन रहता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी, अभी मैंने एक जगह जमा होना, अपसारी मैंने छितराना, अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो बस इसका उल्टा कर देना है। इसमें अवतल दर्पण, तो उसमें उत्तल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा नहीं रहता, प्रधान अक्ष की ओर बाहर मुड़ी होती है। प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा होती है। क्या होती है? विपरीत मुड़ा होती है। अब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद बाहर की ओर फैलती है, इस एक बिंदु पर जमा होती है, टकरा कर ये जो आ रही है किरण, ये जो आ रही है टकरा के सब मुख्य फोकस पर जमा होती है। और उस उत्तल दर्पण में क्या होगा? बाहर की ओर फैलती है, बाहर की ओर जाती है, बाहर की ओर फैलती है, मुख्य फोकस से बाहर की ओर फैलती हुई मालूम पड़ती है। इसलिए उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसका चित्र बना देते हैं हम। ये प्रधान अक्ष है, इधर काल्पनिक करके दर्शाना है। इधर क्या करना है? काल्पनिक करके दर्शाना है। ठीक, ये मुख्य फोकस है, इसको बाहर कर देना है। जरा सा गलत बन गया हल्का सा। देखिए, इसको फिर से हम समझा देते हैं शॉर्ट में, ध्यान से देखिए। इधर काल्पनिक करना है, इधर जो भी करना है काल्पनिक ही। प्रधान अक्ष के समांतर है, आई मुख्य फोकस पर इधर काल्पनिक करना है। याद रखिए, इधर काल्पनिक रेखा को डॉट डॉट से इंडिकेट किया जाता है। बाहर की ओर फैल रहा है, आ रहा है, टकरा के मुख्य फोकस पर आया, काल्पनिक आ रहा है, ये काल्पनिक है, और टकरा के फिर ये वापस चली गई। तो बाहर फैल रही है कि नहीं? ये बाहर फैल रही है। तो उत्तल दर्पण
को अपसारी दर्पण क्यों कहेंगे कि उत्तल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से फैलती हुई या अपसारित होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 का अर्थ क्या है? +1 का मतलब होता है, +1 का मतलब क्या है? किसी भी संख्या से 1 को गुना कर दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भागा दे दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस यही याद रखिए गणितीय विधि से। समतल दर्पण का आवर्धन +1 का अर्थ होता है कि वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। मतलब 1 से किसी भी संख्या में गुना कर दीजिए, भागा कर दीजिए, उसमें उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब उस संख्या में कोई परिवर्तन होएगा नहीं। इसलिए लिखे हैं, समतल दर्पण का आवर्धन +1 का अर्थ होता है वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान हो, बराबर हो, और वस्तु और प्रतिबिंब एक दूसरे की सीध में हो। बस यही उसका अर्थ है। यही याद रखना है कि +1 का अर्थ की वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों समान रहेगा। जब दोनों समान रहेगा और समतल दर्पण में तो सीधा प्रतिबिंब बनबे करेगा, क्योंकि काल्पनिक बनता है तो सीधा बनता है, वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन, आवर्धन क्या है? इसका सूत्र लिखे। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, अर्थात m बराबर h2 बटा h1। यदि यहां कर देते, यदि से अच्छा रहेगा, यहां आवर्धन बराबर, आवर्धन को m से सूचित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को h1 से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से। और ये जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है बाबू, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब नॉमरिकल बनाइएगा, नॉमरिकल एगो पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में एगो पूछ दे और सब्जेक्टिव में 5 नंबरिया भी कभी कभी पूछ देता है। इसलिए इस सूत्र को याद रखिएगा। इसी को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, f बराबर r/2। इसके बारे में भी 1 नंबरिया में पूछता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो क्या है, बटा 2 का मतलब आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगना। और ये सब है मेन, ये आपको है, ये आपको मेन है। इसका चिन्ह आपको याद रखना है। ये नियामक ज्यामिति के निर्देशांक जो बनाते हैं, 2 रेखा जिस बिंदु पर काटती है, मूल बिंदु से इसका मान निकाले हैं, मूल बिंदु से इसका मान निकाले हैं। यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हैं। समझिए, ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। बस दायां साइड प्लस में होता है, बायां साइड माइनस में। नहीं, देखिए माइनस में है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। देखिए नीचे माइनस, ऊपर ये ऊपर प्लस। ये वस्तु की ऊंचाई, ये वक्रता त्रिज्या, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई तो लिखे दिए हैं, वस्तु की ऊंचाई, ये मुख्य फोकस दूरी, आई वक्रता त्रिज्या। ये इसमें अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। आइए उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। इसको देख लीजिएगा। आगे हम इसका न्यूमेरिकल बहुत जल्द बना के आपको दे रहे हैं। धन्यवाद।